जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डीके सिंह जो आपको 12th लेवल की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और ये 12th क्लास के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेक्चर है। हालांकि फर्स्ट लेक्चर को आप सबने बहुत प्यार दिया है और मुझे विश्वास है कि आप इसी तरह से दिल से मेरे साथ जुड़े रहेंगे और सेकेंड लेक्चर को भी आप बिल्कुल वैसे ही देखेंगे जैसे कि फर्स्ट लेक्चर है। और मैं भी आपके लिए हर संभव कोशिश करूंगा अपनी पूरी एक्सपीरियंस और अपने टैलेंट को जो है आपके लिए जो है झोंक दूं। और इसके लिए मैं आपके लिए जो है काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। मेरे पूरे चैनल का टारगेट है कि जो भी बच्चे 5 व्हील से जुड़ रहे हैं वह जिस एग्जाम में भी जाएं और यदि ये सिलेबस जुड़ा है तो उसमें मैक्सिमम स्कोरिंग करना। मैं आपसे बस एक ही चीज मांगता हूं कि मुझे नीट में टॉप 1 रैंकर विद्यार्थी चाहिए। टॉप 10 में आने वाले विद्यार्थी मेरे साथ आने वाले समय में 2022, 23, 24 में जो है फ्यूचर में बच्चे अगर मेरे चैनल से जुड़ते हैं, मुझे आपसे बस टॉप 1 रैंक चाहिए। नीट हो, जेई हो, एनडीए हो, ये मेरे चैनल का टारगेट है और मुझे विश्वास है कि हम लोग जो है इस काम में सक्सेस होंगे। बस आप एक बार वादा करें कि क्या आप कर सकते हैं और उस वादे के मुताबिक आप मेहनत करना शुरू कर दें। तो चलिए फिर मैं आपको बता दूं कि सेकेंड लेक्चर जो है उसी एग्जाम्स को टारगेट पे रखते हुए मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ फोकस करती है। बट बाबू मेरे, ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से जो फर्स्ट लेक्चर को थ्रू आउट देखे होंगे, A to Z कंप्लीट देखे होंगे, उसको एक बार दो बार देखे होंगे। तो मैं आपसे रिपीट कर दूं कि यदि आप फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं तो चैनल के सब्सक्रिप्शन में आप देखें, इसमें लिंक मिल जाएगा। आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, क्योंकि ऑनलाइन की जो क्लासेज है उसमें आप कई बार बातों को देख सकते हैं अगर थोड़ी बहुत कम समझ में आए तो। उसके बाद आप सेकेंड लेक्चर को देखें। सेकेंड लेक्चर आपको 100% जो है आपके उन सारे कंपटीशन के लिए आपको प्रिपेयर कर देगा। तो चलिए हम लोग जो है आगे चलते हैं और मैं आपको एक छोटी सी बात से शुरुआत करूंगा कि सितारों पर एक दिन आपका मुकाम होगा। सितारों पर एक दिन आपका मुकाम होगा, हर राह पे आपको सलाम होगा। आप अपने कर्म को करें लगन और मेहनत से, एक दिन वक्त आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त आपका गुलाम होगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस पे। कल हम लोग पढ़े थे चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी, जिसमें कुछ फार्मूले प्रूफ किए गए थे और उन फार्मूलों को जो है मैं एक बार जो है समरी के रूप में रख दिया हूं। आप देखेंगे इसमें कह रहा कि ये नोट के रूप में दिया गया आपका कि सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूले देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम लोग पढ़े थे। Q इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू ई, यानी चार्ज का जो वैल्यू था बाबू मेरे, ये प्लस माइनस N इंटू ई लिखते थे। वेयर N इक्वल टू कितना लिखते थे, तो N का वैल्यू होता था आपका 1, 2, 3, 4 डॉट, यानी ये इंटीजर होता था। अगर प्रोटॉन की बात आती है तो इसको हम लोग प्लस में लेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात आ जाए तो माइनस में ले लेंगे। यानी किसी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रही है तो आप इसको माइनस में ले सकते हैं, और यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है तो इसको प्लस में ले सकते हैं। बहुत जगह जो है ई को ही जो है प्लस माइनस ले लिया जाता है, यानी प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो हम लोग माइनस में चार्ज ले लेते हैं और प्रोटॉन की बात आती है तो प्लस में ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े थे, आप देखेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से इंडिकेट करते थे और लेमडा का वैल्यू होता था आपका कितना बाबू मेरे, तो चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, यानी टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ भी कह सकते हैं। एक था आपका जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। सिग्मा बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये चार्ज अपॉन एरिया होता था, चार्ज अपॉन एरिया। और फिर नेक्स्ट आप देखे थे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग जो है रो से इंडिकेट करते हैं और रो इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग बाबू कितना, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम।
तो इस तरीके से ये 3-4 फार्मूले हैं, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, आप बारी बारी एक एक करके देखते चले जाएंगे। तो आ गया आपका ये सेकेंड लेक्चर का पहला प्रॉब्लम है। आप देखेंगे कर कि एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर इंटू आवर इज द यूनिट ऑफ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और आपको कमेंट करके आंसर देना है कि एम्पियर इंटू आवर ये किसका यूनिट है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रखे गए हैं, एनर्जी का यूनिट है, डेट मीन्स ऊर्जा का यूनिट है, या पोटेंशियल का यूनिट है यानी विद्युत विभव का यूनिट है, या फिर आप देखें तो चार्ज कह रहा है कि चार्ज का यूनिट है, या चार्ज डेंसिटी का यूनिट है। इसमें से कौन सा सही है आप कमेंट करके बताएंगे मेरे को। तो एम्पियर इंटू आवर, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि चार्ज जो था, चार्ज को हम लोग लिखते थे आई इंटू टी, तो आई बोले तो करंट, करंट को हम लोग लिखते थे एम्पियर, करंट को लिखते थे एम्पियर, और टाइम को हालांकि ये सारी सिस्टम में हम लोग सेकेंड लिखते हैं, बट कभी कभी जो है आपको यानी कि फंसाने के लिए, आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए जो है राइट जो भी एग्जामिनर होता है वो टाइम को यहाँ सेकेंड में नहीं दे करके घंटे में दे दिया है। ये लिख दिया है एम्पियर यानी एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर इंटू आवर। तो बाबू मेरे ये करंट हो गया और ये टाइम हो गया, और करंट इंटू टाइम का प्रोडक्ट जो होता है वो चार्ज होता है, इसलिए हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी ज्यादा सही है, यानी आपके लिए करेक्ट ऑप्शन सी होगा। तो आप अपने आंसर को जो है मिलाएंगे, आप कितना सही सेलेक्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, इसको भी कमेंट करके बताएंगे। बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन रखी गई है आपके सामने, छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर के हम लोग बहुत टफ प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे, धीरे धीरे आप देखते रहेंगे। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या है या एसआई यूनिट क्या है, आपको देखना है। ढूंढिए, पहला कह रहा है कि एम्पियर, दूसरा कह रहा है कि वोल्ट, तीसरा कह रहा है कि कूलम्ब, और चौथा कह रहा है कि कूलम्ब इनटू सेकेंड। तो बाबू मेरे हमको चार्ज का एसआई यूनिट लेना है। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि चार्ज इक्वल टू होता है Q इक्वल टू आई इंटू टी, इसको हम लोग एम्पियर में मेजर करते थे और इसको सेकंड में मेजर करते थे, और एम्पियर इंटू सेकंड को एक वर्ड में हम लोग कूलम्ब बोलते थे। क्या बोलते थे बाबू मेरे? कूलम्ब। तो आप ढूंढें यहाँ कि यहाँ पर भी देखें तो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा करेक्ट है, यानी हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे ताकि आपके पास क्वेश्चन का स्टोरेज हो सके। तो फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कर कि डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, आवेश की बीमा क्या है। तो आवेश की बीमा भी आपको बताई गई है कि डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगी। डायमेंशन ऑफ चार्ज आपको जो है सिलेक्ट करके बताना है, इसमें से कमेंट करके बताना है कि डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगी। देखिए यहाँ दे रहा है, सबसे पहले हम लोग डायमेंशन जब भी लिखते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप चार्ज के डायमेंशन से ही शुरू कर लें। अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चीजें आपके सामने आती जाएगी, बहुत स्पष्ट हो जाएगी। तो चार्ज को हम लोग लिखते हैं आई इंटू टी। अगर चार्ज के डायमेंशन की बात किया जाए तो चार्ज के डायमेंशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, आई को हम लोग आई लिखते हैं या ए लिखते हैं और टाइम को टी लिखते हैं, और जो चीजें एब्सेंट होती है उसमें पावर हम लोग जीरो लिख सकते हैं। तो आप ढूंढें, यहाँ पहला दिया है कि एम एल टी, दूसरा दिया है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, तीसरा दिया एम जीरो एल जीरो ए और टी, और चौथा दिया एम जीरो एल जीरो ए जीरो टी जीरो, यानी सबका पावर जीरो है। तो फिर आप देख सकते हैं ए और टी, यानी ये जो थर्ड में आपको ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट दिख रहा है, तो फिर हमारा सी नंबर यहाँ पर भी सही होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि चार्ज का डायमेंशन कितना होगा। कभी कभी ये बाबू मेरे आई टी भी आ जाता है, करंट को कुछ लोग जो है आई से भी इंडिकेट कर लेता है और टाइम को टी से, टाइम को टी से और करंट को आई से इंडिकेट कर लेता है। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को बहुत बारीकियों से एक एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और अपने फेयर में अपडेट करते चलेंगे, ताकि आपके पास क्वेश्चन जो है यानी स्टोरेज हो सके। जरूरत के हिसाब से आप जो है, या जो चीज़ें जो है पीछे छूट जा रही हैं और थोड़ी बहुत कम है समझ में आ रही हो, तो उसको आप बार बार वीडियो को जो है यानी कि रिव्यू करके देख लेंगे, बार बार उसको बैक करके देख लेंगे, इससे भी बहुत सारी बातें क्लियर होती रहेगी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या कर रहा है आपका ध्यान दें, कर कि एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी,
सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व का एसआई यूनिट बताना है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व, हालांकि अभी आपके सामने शुरू में ही फॉर्मूले भी लिखे गए थे। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं और सिग्मा का वैल्यू हम लोग लिखे थे Q/A। और जहां तक आपको पता है कि Q का यूनिट होता है कूलम्ब, Q का यूनिट होता है कूलम्ब और Q का यूनिट होता है बाबू मेरे कूलम्ब, और फिर जो है एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो आप ढूंढे इसमें, पहला करेगी कूलम्ब पर मीटर, दूसरा करेगी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तीसरा करेगा कूलम्ब पर मीटर क्यू और चौथा करेगा कूलम्ब पर मीटर के पावर 1/2। तो आप बारीकी से चुने। यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है आपको ज़्यादा करेक्ट मिल रही है, यानी आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या हुई बाबू मेरे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है आपके सामने कि एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व की मात्रा क्या है। बिल्कुल रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा का एसआई यूनिट बताना है। पहले आप कमेंट करके आंसर बताएं, कमेंट करके आंसर बताएं, चूंकि आप जान चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर को आप बारीकी से देखें, उसके में थ्योरी को बहुत डिटेल्स में बताई गई है और फिर तब आप इन क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करें। आपको बहुत ही बारीकी से बिना, यानी अगर आप उसको देखते हैं तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप आंसर दे पाएंगे। बहुत बारीकी से क्वेश्चन को रखी गई है, एकदम उसे कोरिलेटेड है। कह रहा कि एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग कैसे इंडिकेट करते थे बाबू मेरे, लैम्डा से। कैसे इंडिकेट करते थे, लैम्डा से। और लैम्डा का वैल्यू होता था चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज के लिए फिर से वही बात की, चार्ज के लिए हम लोग कूलम यूज करेंगे और लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे। तो इसके एसआई यूनिट की अगर बात आ जाए, एसआई यूनिट की अगर बात आ जाए तो ये हो जाए कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। तो आप ढूंढे, मुझे लगता है कि शायद ऑप्शन नंबर ए ही ज्यादा करेक्ट है, कूलम पर मीटर ही सही होगा, है ना। कूलम पर मीटर दिया है, कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया है, कूलम पर मीटर क्यू दिया है, कूलम पर मीटर के पावर 1/2 दिया है, यानी फर्स्ट नंबर आंसर सही है। आप अपना आंसर जो है मिलाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर कह रहा है क्या कि द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की एसआई यूनिट बताना है आपको, यानी कि आयतन आवेश घनत्व का एसआई मात्रक बताना है आपको। इसका तो जरूर आप आंसर देंगे, तो कमेंट करके सभी बच्चे जो है इसमें से ए बी सी डी को सिलेक्ट करें और बताएं कि कौन ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है। इसके लिए आपको थोड़ी सी जो है 5 सेकंड की टाइम दी जा रही है। आप आंसर कमेंट करके बताएं कि कौन सही है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं बाबू मेरे, रो से। कैसे इंडिकेट करते हैं, रो से। और रो का वैल्यू कितना होता है, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज के लिए ऐसा यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, तो कूलम, और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यू, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यू, तो ये कूलम पर मीटर क्यू होगा। आप आंसर ढूंढें, आंसर ढूंढें और जल्दी से कमेंट करें। ऐसे आपके लिए ये ऑप्शन नंबर सी जो है ज़्यादा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपको ज़्यादा बेहतरीन दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, यानी प्रॉब्लम नंबर 7 तक देखते देखते हम लोग यानी 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, 7वें क्वेश्चन तक आ गए। जिन बच्चों का जो है यानी इससे पहले वाला क्वेश्चन छूटा है, आप वीडियो को रिव्यू करके देखेंगे, बार बार देखते रहेंगे, 2 4 5 बार देखेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर तक याद हो जाएंगे। आप देखे करेंगे डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन बताना है, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व की बीमा क्या होगी, इस पर विचार करना है आपको। रेखीय आवेश घनत्व की बीमा बताना है आपको, रेखीय आवेश घनत्व की बीमा बताना है, ध्यान देंगे। तो अभी हम लोग लिखे थे कि लेमडा इक्वल टू कितना बाबू मेरे, लेमडा इक्वल टू कितना, लेमडा इक्वल टू Q/L, लेमडा इक्वल टू Q/L। तो अगर आपको इस लेमडा का डायमेंशन लिखना हो तो आप डायमेंशन लिखेंगे, सबसे पहले Q का डायमेंशन आप लिखते हैं AT और L का डायमेंशन आप L लिखते हैं, और जब आप L को ऊपर ले जाते हैं तो L का पावर -1 और AT हो जाता है। अगर आप इसी में M को भी दिखाना चाहते हैं तो जो एब्सेंट होता है उसका पावर 0 लिख देते हैं हम लोग, यानी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और आप मैच करें कौन इसमें ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, यानी M0L के पावर -1 AT।
तो m0 l के पावर -1 और at, मुझे लगता है कि शायद ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा करेक्ट है। आप इसको जो है देखते चलेंगे। फिर से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या कि डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व की बीमा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व की बीमा है, यानी इनमें से कौन है आपको चुन के बताना है। पृष्ठ आवेश घनत्व डेट मीन सिग्मा की बीमा आपको बताना है कि पृष्ठ आवेश घनत्व की बीमा कितनी होगी मेरे बाबू। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की अगर बात आती है तो फार्मूला आपको याद है कि चार्ज अपॉन एरिया। अगर इसके डायमेंशन की बात आती है तो आप डायमेंशन को ऐसे लिखते हैं कि सिग्मा इक्वल टू कितना मेरे बाबू, तो चार्ज के लिए लिख देंगे एटी, यहाँ ए फॉर एम्पियर है, यहाँ ए फॉर एरिया है, और एरिया को हम लोग लिखते हैं एल स्क्वायर। जब इसको अरेंज करेंगे तो एल के पावर -2 हो जाएगा, ए और टी हो जाएगा। कभी कभी हम लोग एम के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं m0 लिख सकते हैं। अब आप इसमें मिलाएं, अपना आंसर देखें कि कौन ज़्यादा सही है। m0 l के पावर -2 at, m0 l के पावर -2 at, तो यानी ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही लग रही है, यानी आपके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगी। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, आप क्वेश्चन पढ़ें, खुद से आंसर देने की कोशिश करें। कह रहा है क्या कि आपको क्वेश्चन देखना है और खुद से आंसर देने की कोशिश करना है। कह रहा है इसमें कि डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व की बीमा है, इनमें से कौन सी है बताइए भाई मेरे। आयतन आवेश घनत्व की बीमा क्या होगी बताइए आप, एक बार देखिए। आयतन आवेश घनत्व यानी कि रो की बीमा बताना है, तो रो इक्वल टू क्यू बाई वी, रो इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर आपको इसका डायमेंशन लिखना है तो आप इसका डायमेंशन कैसे लिखते हो मेरे बाबू, तो अगर Q की बात करें तो Q का डायमेंशन होता है AT और V की डायमेंशन होता है L के पावर 3। इसी को अरेंज कर दीजिए, M एब्सेंट है तो M को 0 लिख सकते हैं, L के पावर -3 लिख सकते हैं और AT लिख सकते हैं, यानी जो पावर नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस लिख देते हैं। तो आप इसमें से मिलाएं कौन सा सही है, आप कमेंट करके आंसर दें। तो मुझे लगता है कि शायद इसके लिए ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा करेक्ट है, यानी आपके लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आप क्वेश्चन को बारीकी से देखें। कह रहा है कि ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है बाबू 5 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या हैज अ चार्ज ऑफ 31.41 माइक्रोकूलम, इस पर चार्ज कितना है 31.41 माइक्रोकूलम। कह रहा बाबू मेरे कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी एक स्फीयर है, आप देखिए आपके सामने एक स्फीयर रखा गया है। सपोज कीजिए कि एक स्फीयर है और इस स्फीयर की जो रेडियस है बाबू मेरे, ये रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, और इस स्फीयर को चार्ज कितना दिया गया है, तो इसका चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 31.41 माइक्रोकूलम, 31.41 माइक्रोकूलम। अब आपको इसमें बताना है कि इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू आपको बताना है कि कितना होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैं वैल्यू रख देता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू कितना होता है बाबू मेरे, तो सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। क्यू का वैल्यू कितना दिया है आप ढूंढेंगे वहां पे 31.41 माइक्रोकूलम, और ए का वैल्यू बोले तो स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको देखेंगे 31.41 माइक्रोकूलम और 4 पाई का वैल्यू बाबू मेरे 3.141 ही भर दीजिए, और आर का वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर है और उसका स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट ये स्क्वायर करके लिख देते हैं, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बार में ये कट जाएगा। अब आप यहाँ देखें तो ऊपर हो गया 10 और नीचे 4 इंटू 25, ये हो जाएगा 100, 4 इंटू 25 बोले तो 100 हो जाएगा, और यूनिट आपका रहेगा माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
माइक्रोकुलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आप इसको कैंसिल ऐसे कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दें तो कुल मिला के आपका आंसर हो गया सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया बाबू मेरे, सिग्मा इक्वल टू 1/10 का मतलब बोले तो 0.1 माइक्रोकुलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। आप चाहे तो माइक्रोकुलम को कुलम में बदलना हो तो 10⁻⁻6 कर दें, सेंटीमीटर स्क्वायर को जो है मीटर स्क्वायर में तो 10⁻⁻4 कर दें और अरेंज कर सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चलेगा। तो फिर से देख लें आप इसको, यानी स्फीयर का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, चार्ज इस पर समथिंग माइक्रोकुलम दिया है, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला देखें, Q/A, Q का वैल्यू कितना बाबू मेरे, तो समथिंग दिया हुआ है और R का वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। आप इसको ज्यों कहते हैं रखें, 4 रखें। पाई का वैल्यू थोड़ा सा अरेंज करके रखना है। पाई का जो वैल्यू है वह पाई का वैल्यू 3.141 अगर आप रख देते हैं तो ये 10 टाइम्स में डायरेक्ट कट जाएगा, और जैसे ये कैंसिल होता है उसके बाद आप अरेंज कर लेंगे। बहुत छोटी बात है, इसमें बहुत टफ नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 को हम लोग देखते हैं बाबू मेरे। प्रॉब्लम नंबर 10 कह रहा है कि कैन अ बॉडी हैज ए चार्ज ऑफ समथिंग कुलम। इसमें 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप बारी बारी देखेंगे। कह रहे कि क्या किसी वस्तु को इतना आवेश, यानी क्या कोई वस्तु जो है इतना आवेश रख सकती है, यानी क्या कोई वस्तु इतना आवेश रख सकती है, यानी समथिंग आवेश रख सकती है, जो बच्चे जो हैं यानी कि हिंदी भाषी हैं उनके लिए, हालांकि भाषा बहुत छोटा था इसलिए हमने जो इसका हिंदी लिखने की कोशिश नहीं किया। कह रही कैन अ बॉडी हैज ए चार्ज ऑफ समथिंग कुलम, क्या कोई वस्तु इतनी चार्ज रख सकती है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, बाकी अब ट्राई करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि Q का वैल्यू कितना दिया है मेरे बाबू, Q का वैल्यू दिया है 4.8 × 10⁻⁻20 कुलम, और आप इसमें n निकालने की कोशिश करेंगे, E का वैल्यू आपको पता है 1.6, E का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम, और ये फार्मूला भी पता है कि n बराबर कितना, तो Q/E, n इक्वल टू कितना बाबू मेरे, तो Q/E, तो Q का वैल्यू दिया है यहाँ कितना, तो 4.8 × 10⁻⁻20 कुलम। E का वैल्यू पता है आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम, कुलम से कुलम कैंसिल हो गया, और ये 1.6 से 4.8 जो है 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको बारीकी से देखते हैं तो 3 × 10⁻⁻20, और ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁻⁻1, यानी कुल मिला के 0.3 हो जाएगा। क्या n का वैल्यू 0.3 पॉसिबल है? अगर नहीं पॉसिबल है, हमने आपको बताया था कि n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 के टर्म में होना चाहिए, जबकि यहाँ n कितना आ गया बाबू मेरे, n का वैल्यू जो है 0.3 आ गया, यानी इतना एक इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना पॉसिबल नहीं है। डेट मीन्स किसी बॉडी को इतना चार्ज देना पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा है कि कैन अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ इतना कुलम, आप लिखेंगे नो, यानी आप लिखेंगे क्या, नो। अगर यही 3 होता या 30 होता तो हम लोग यस लिखते, बट ये इंटीजर नहीं है इसलिए इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। आप इसी मेथड से सब में Q दिया हुआ है, E के मान से डिवाइड करेंगे, n निकालेंगे, अगर n इंटीजर आ जाता है तो आप यस लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। आप अपना अपना जो है आंसर सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे, और यदि डाउट होती है तो आप क्वेश्चन लिख के मेरे को सेंड करेंगे, मैं फिर नेक्स्ट टाइम बना दूंगा। Q दिया हुआ है, E के मान भी आपको पता है, n निकालना है तो आप Q के मान में E के मान से डिवाइड कर देंगे, n निकालेंगे, अगर n इंटीजर आता है तो यस लिख देना है, और यदि n इंटीजर नहीं आता है तो नो लिख देना है, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि शायद आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी सो डेट इट मे हैव ए चार्ज ऑफ समथिंग कुलम। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं,
एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, काफी इजी क्वेश्चन है, बाकी आप ट्राई करेंगे। कह रहे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव फ्रॉम ए बॉडी, यानी किसी वस्तु से, सुन लेंगे हिंदी इसका, कि किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। रिमूव्ड मीन्स होता है निकालना, किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। सो डेट इट मे हैव अ चार्ज ऑफ इतना कूलम, ताकि यह वस्तु जो होती है यानी इतना कूलम चार्ज को दिखाने लगती है, यानी उस वस्तु पे इतना कूलम चार्ज हो जाता है। यानी किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं जिससे कि यह वस्तु इतना चार्ज हो जाती है। ये चीजें आपको समझना है कि किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं जिससे कि यह वस्तु इतना चार्ज हो जाती है। आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लें और हिंदी भी आप जो है समझते रहें। कर कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी सो डेट इट मे हैव अ चार्ज ऑफ समथिंग कूलम, यानी समथिंग यहाँ दिया हुआ पहला क्वेश्चन में बनाता हूँ। आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में Q का वैल्यू कितना दिया है बाबू मेरे, तो Q का वैल्यू दिया प्लस में 1 मिली कूलम। मिली कूलम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि मिली कूलम बोले तो 10 के पावर -3 कूलम। आप पहले जो है इसमें n आपको निकालना है, यानी n निकालना है। जैसे कि आप जानते हैं E का वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट n लिख दे रहा हूँ। n के लिए फॉर्मूला होता है, n के लिए फॉर्मूला कितना होता है बाबू मेरे, तो Q बाई ई। तो Q का वैल्यू कितना दिया है, 1 × 10⁻³ कूलम, और E का वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम। आप कूलम से कूलम को कैंसिल कर देंगे, इसको आप ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये 1.6 × 10⁻³ आप +19। आप इसको पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 यहाँ भर लेते हैं। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान देंगे आप, तो ये 10/16 और ये 19 में से 3 माइनस करेंगे बाबू मेरे, तो ये हो जाएगा 10⁻16। और देखिए एक इसमें ले लीजिए और इसको 10⁻15 ही कर लीजिए। अब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो ये आएगा 6.25 × 10⁻15। इस तरीके से n का वैल्यू हो गया इतना, n का वैल्यू हो गया इतना, यानी उस वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। सिमिलरली आपको फिर Q दिया हुआ है, आप E से डिवाइड करेंगे। माइक्रो का मतलब है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 कूलम, यानी Q आपको मिल गया। आप फिर n निकालेंगे, E से डिवाइड करके n निकालेंगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ माइनस में दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे माइनस देख के डर जाते हैं। भाई मेरे डरना नहीं है, मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं और फिर मैं आपको जो है इरेज करके जो है मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूं। ये माइनस वाला देख लीजिए, यानी जो C नंबर क्वेश्चन है आप उसको देखें। यहाँ Q का वैल्यू दिया -0.4 माइक्रो कूलम। ये माइक्रो का सिंबल है, माइक्रो कूलम। तो माइनस से कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर माइनस होगा तो आप नंबर निकालना है तो माइनस भर देंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये 4 × 10⁻6 कूलम, ये 0.4 माइक्रो कूलम। माइक्रो में 10 के पावर -6 कूलम। आप n निकालना है आपको इस कंडीशन में भी। n के लिए फिर से वही बातें, n का वैल्यू फिर से वही कि Q/E, और यहाँ पर जो है यानी निगेटिव में दिया है -0.4 × 10⁻6 कूलम। आप E का वैल्यू निगेटिव में भर दीजिए 1.6 × 10⁻19 कूलम, और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मिलेगा 1/4 × 10⁻6 अब +19, 10⁻6 अब +19 कुल मिलाकर के हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.25 × 10⁻, ये हो जाएगा 13। आप चाहें तो इसको जो है यानी 2.5 × 10⁻12 भी कर सकते हैं।
तो n का वैल्यू इतना हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है बहुत आसानी से इसको बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं है, q दिया है, n निकालना है, e का वैल्यू आपको पता है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 स्फीयर हैव देयर रेडियस इन द रेशियो ऑफ 1:2। ध्यान देंगे कितने स्फीयर है बाबू मेरे, 2, और उनके रेडियस का रेशियो दिया 1:2। कह रहा है कंपेयर द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इफ द रेशियो ऑफ चार्ज इज 1:2। यानी 2 स्फीयर है, दोनों स्फीयर का रेडियस का रेशियो 1:2 है, और फिर उस पे जो है सरफेस यानी चार्ज का भी रेशियो 1:2 है। कह रहे हैं यहाँ देखेंगे 2 गोले हैं जिनके त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि उन पर आवेश का अनुपात 1:2 हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का क्या होगा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है आपको। तो फिर से देखें, आपके पास 2 स्फीयर है। मान लीजिए बाबू ये मेरे स्फीयर नंबर 1 है, इसके रेडियस को हम लोग r1 मान लेते हैं, और ये स्फीयर नंबर 2 है, इसके रेडियस को हम लोग r2 मान लेते हैं। इस पर चार्ज को q1 मान लेते हैं, इस पर चार्ज को q2 मान लेते हैं, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान लेते हैं, इस पर सिग्मा 2 मान लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है r1 इज टू r2 इक्वल टू कितना दिया है बाबू मेरे, तो 1:2 दिया हुआ है। q1 इज टू q2 का वैल्यू कितना दिया है हुआ बाबू मेरे, तो ये भी 1:2 दिया हुआ है, और सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो गिवन इतना है। हम लोग फार्मूले भी जानते हैं, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देखेंगे सिग्मा 1 / सिग्मा 2, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि चार्ज अपॉन एरिया, यानी पहले की चार्ज बटा पहले के एरिया, तो पहले के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरे की चार्ज अपॉन दूसरे की एरिया अगर लिखते हैं तो ये दूसरे पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, ये दूसरे पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूं ताकि स्पेस मिल जाए। तो आप इसको देखेंगे बहुत बारीकी से। फिर से देखें, सिग्मा 1 / सिग्मा 2 की अगर बात करते हैं, सिग्मा 1 / सिग्मा 2 तो चार्ज अपॉन एरिया होगा, चार्ज अपॉन एरिया होगा, यानी सिग्मा 1 / सिग्मा 2 की अगर बात करें तो चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा 1 के लिए बदले में Q1 / A1 और सिग्मा 2 के बदले में Q2 / A2। फिर अब चलें, ध्यान देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं Q1 A1 के बदले में कितना, तो 4πr1², और ये उलट जाता है बाबू मेरे, तो ये A2 के बदले में कितना, तो 4πr2², 4πr2² और Q2 नीचे है। अब आप देखें तो ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। आपका बच रहा है कितना देखेंगे, तो ये सिग्मा 1 / सिग्मा 2 यहाँ बच रहा है कितना आपका, तो Q1 अब बाई Q2 को एक साथ कर लेते हैं, और फिर ये बच रहा है आपका कितना, तो ये R2 / R1, इन दोनों के स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये R2 / R1 है। फिर आप वैल्यू रख दें, Q1 / Q2 का वैल्यू दिया 1:2, और ये देखिए R1 इज टू R2 1:2 दिया, तो R2 तो इसमें ऊपर है, तो ये 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ही रहने देंगे, ये 1/2 और ये हो जाएगा 4/2, आप इसको 4/1, और आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 2/1। डेट मीन सिग्मा 1 इज टू, अगर सिग्मा 2 की बात करें तो ये हो जाएगा 2:1, आपका आंसर हो जाएगा 2:1। आप इसको जो है 1 से 2 बार जो है चेंज कर करके देख लेंगे। ये यानी कि 2 स्फीयर है जिनके रेडियस 1:2 दिया है, चार्ज का भी वैल्यू 1:2 दिया है, तो आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो देखना है कि इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 है, और इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2 है। आपको इस पे चार्ज को Q1 मान लेना है और इस पर चार्ज को Q2 मान लेना है। कह रहा है इसमें कि चार्ज का रेशियो बताना है, यानी चार्ज का रेशियो कितना होगा, चार्ज का रेशियो कितना होगा ये बताना है आपको। फिर कह रहा है कि इसमें रेडियस का जो रेशियो है बाबू मेरे, रेडियस का जो रेशियो है
रेडियस का जो रेशियो है वो 1:4 है, यानी 1:4 है। और आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू आपस में बराबर दिया हुआ है। चार्ज का रेशियो बताना है, रेडियस का रेशियो 1:4 है और सिग्मा 1 सिग्मा 2 का रेशियो बताना है। तो मैं डायरेक्ट यहीं से लेके चलता हूं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू मेरे, तो सिग्मा 1/σ2, सिग्मा 1/σ2 इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि Q1/A1, यानी पहले के चार्ज बटा पहले की एरिया, ये पहले के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये दूसरे के चार्ज बटा दूसरे की एरिया, ये हो जाएगा दूसरे के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप इसको थोड़ा सा जो है यानी कि फिर से समझेंगे, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, जगह खाली हो जाए। तो आप देखेंगे इसमें कि ये आपका था सिग्मा 1/σ2। ध्यान से देखेंगे, जहां जहां मैं लिख रहा हूं उसको सिग्मा 1/σ2 उसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 और A1 के बदले में 4πr1²। और ये A2 बाबू उलट के ऊपर चला जाएगा, तो A2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 4πr2²। और ये Q2 तो Q2 ही रहेगा। फिर से ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका, यानी 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूं, स्पेस मिल जाए। तो आप देखेंगे फिर से इसमें कि बच गया आपका Q1 और Q2 को वन साइडेड कर लीजिए, Q1 और Q2 को एक साथ कर लीजिए, Q1 और Q2 को एक साथ कर लेते हैं। और फिर ये बच गया आपका ये R2/R1 का होल स्क्वायर। और आपने देखा था ये दोनों आपस में इक्वल दिया था, तो आप इसको 1 लिख सकते हैं। ढूंढिएगा, मेरे को निकालना है Q1/Q2, तो इसको अगर इधर ले जाते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये Q1/Q2, तो आप R1 और R2 का रेशियो भर देते हैं। R1 और R2 का रेशियो था आपका 1:4 का होल स्क्वायर, और आप इसको 1/16 रख सकते हैं। डेट मीन्स Q1/Q2 का जो रेशियो आया, Q1/Q2 का जो रेशियो आया, हम लोग इसको रेशियो में लिख देते हैं Q1/Q2, तो ये 1:16 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी मैंने जो है यहीं पे हम चाहते थे सीधे सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर लेके चलते, जल्दी बन जाता। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपने ढंग से जो है सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट सिग्मा 1 = सिग्मा 2 से भी लेके जा सकते हैं, सिग्मा 1 = सिग्मा 2 से, और इसका वैल्यू Q1/A1 इसका Q2/A2 कर देंगे, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको अपने ढंग से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है इसमें प्रॉब्लम नंबर जो है 14 देखते हैं। कह रहा है कि 2 स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, 2 स्फीयर से, फिर से हम लोग ले लेते हैं कि 2 स्फीयर से, एक स्फीयर की रेडियस जो है R1 का वैल्यू दिया 10 सेंटीमीटर, और दूसरा स्फीयर जो है उसको हम लोग इसकी रेडियस को R2 ले लेते हैं, और R2 का वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। कर कि हैव द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कर कि हैव द सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होना चाहिए, हैव द सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम। यहां पर सेम छूट गया है। कर कि 2 स्फीयर है और दोनों स्फीयर पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वैल्यू बराबर है, यानी सिग्मा ρ1 का वैल्यू रो मान लीजिए और ρ2 का भी वैल्यू रो मान लीजिए, दोनों पे बराबर है। आपको चार्ज का रेशियो इस पर भी बताना है, यानी Q1 और Q2 का रेशियो कितना होगा। रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इस ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट लेके चलते हैं कि ρ1 और ρ2 आपस में इक्वल है, यानी कि दोनों पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल है। तो ρ1 का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं मेरे बाबू, तो Q1/V1, और ρ2 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, Q2/V2। मेरे को Q1 Q2 लेना है, तो Q1 Q2 को एक ही बार में साथ में रख लेते हैं, यानी Q1/Q2
इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इस V1 को इधर भेज दीजिए, V1 बाई V2, V1 बाई V2, तो Q1 बाई Q2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना, V1 बाई V2, तो Q1 बाई Q2 को हम लोग लिख सकते हैं V1 बाई V2। अब आप देखेंगे इसका वैल्यू रख दीजिए, तो V1 बोले तो पहले स्फीयर का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई R1 का Q, और ये 4/3 पाई R2 का Q, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे Q1 बाई Q2 का वैल्यू कितना है मेरे बाबू, तो ये आ रहा है आपका R1 बाई R2, और दोनों का Q आप कॉमन ले लेंगे, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, R1 का वैल्यू दिया 10 सेंटीमीटर, R1 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर और R2 का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, और इसका पावर Q है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, 1 का Q1 और 4 का Q 64। तो हमने देखा कि Q1 बाई Q2 का वैल्यू कितना गया, 1:64, यानी Q1 इज टू Q2 इक्वल टू कितना हो गया बाबू मेरे, तो 1:64, और यही आंसर हो जाएगा। आप इसको थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे, तो Q1 इज टू Q2 इक्वल टू हो गया 1:64। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि प्रॉब्लम नंबर जो है 15, ये कह रहा है क्या कि 2 स्फीयर्स हैव इक्वल चार्जेज। ध्यान देंगे, 2 स्फीयर है जिस पे चार्ज इक्वल है। कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ, कह रहे इफ द रेशियो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज 8:64। कह रहा है कि 2 स्फीयर है और दोनों पे चार्ज बराबर है। हिंदी इसका सुन के लिख लेंगे, 2 स्फीयर है जिन पर चार्ज का वैल्यू आपस में सेम है। कर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व का रेशियो बताना है, जबकि दिया हुआ है कि इफ द रेशियो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू 8:64, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताना है, और चार्ज इक्वल दिया हुआ है। फिर से आप देख लें, हमारे पास 2 स्फीयर्स हैं और दोनों स्फीयर में मान लीजिए पहले स्फीयर की रेडियस को हम लोग R1 मान लेते हैं, दूसरे स्फीयर के रेडियस को हम लोग R2 मान लेते हैं। संयोग से दोनों पे चार्ज बराबर है, यानी Q1 का भी वैल्यू Q मान लीजिए और Q2 का भी वैल्यू Q मान लीजिए, दोनों इक्वल है। साथ साथ कह रहे कि दोनों पर जो है यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेशियो, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग ρ1 और ρ2 मान लेते हैं, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को σ1 और σ2 भी मान लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताना है। तो जब भी ऐसे कंडीशन आ जाए जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेशियो जो है दिया हुआ और सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना और साथ साथ चार्ज भी बराबर हो, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है Q1 और Q2 आपस में इक्वल है, ये अगर चार्ज बराबर होगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ध्यान देंगे, मैं इस फॉर्मूले को प्रूव भी कर दूंगा। यहाँ दिया हुआ है बाबू मेरे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेशियो ρ1 इज टू ρ2 इक्वल टू 8:64। आपको σ1 इज टू σ2 का वैल्यू निकालना है, σ1 इज टू σ2 का वैल्यू निकालना है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर चार्ज इक्वल होगा तो σ1 इज टू σ2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ρ1 बाई ρ2 का पावर हो जाएगा 2/3 पावर हो जाएगा 2/3। अगर मेरे को ρ1 इज टू ρ2 निकालना होगा तो पावर 3/2 लिख सकते हैं। ये दिया हुआ है इतना, फिर आप सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे ρ1 का वैल्यू दिया है 8/64, ये रेशियो के फॉर्म में, और ये हो गया 2/3, ये आ रहा है आपका σ1 बाई σ2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/8 का पावर हो जाएगा 2/3। आप 1/8 को 1/2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, यानी 1 के पावर 3 और 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, और होल का पावर 2/3 लिख सकते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 का पावर 2 बोले तो 1 और 2 का पावर 2 बोले तो 4, यानी ρ1 बाई ρ2 इक्वल टू हो गया 1/4। ρ1 बाई ρ2 बोले तो कितना हो गया बाबू मेरे,
यानी रो 1 बाई रो 2 का अगर वैल्यू देखें रो 1 इज टू रो 2 इक्वल टू कितना, तो 1:4 आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया, तो मैं आपको इस फार्मूले से परिचय करवाता हूँ। इस फार्मूले को थोड़ा सा हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे आया। तो ध्यान देंगे, इस फार्मूले को हम लोग सीखेंगे कैसे आया। सपोज कीजिए बाबू मेरे कि आपके पास दो स्फीयर्स हैं, एक ये है और एक ये है। इसका रेडियस हम लोग r1 ले लेते हैं और इसका रेडियस हम लोग r2 ले लेते हैं। इस पर भी चार्ज q है और इस पर भी चार्ज q है। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, इस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो 1 और इस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो 2 ले लेते हैं। पहले हम लोग सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को निकालने की कोशिश करते हैं। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, तो हम लोग लिख सकते हैं q बाई a1 बोले तो 4 पाई r1 स्क्वायर, और फिर q बाई a2 यानी दूसरे के चार्ज बटा a2 बोले तो 4 पाई r2 का स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा। आप ये देखेंगे तो उलट जाएगा r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर, डेट मीन्स r2 बाई r1 का होल स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि r2 बाई r1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का पावर हो जाएगा ये 1/2, यानी पावर इधर से हटाएंगे तो या तो रूट लिख देंगे या पावर 1/2। ये एक इक्वेशन हो गया। फिर अगेन चलते हैं हम लोग, यानी अगेन यानी पुनः ये क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से देखेंगे। देखिए बाबू मेरे, न्यूमेरिकल जो होती है थोड़ी सी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, और न्यूमेरिकल पढ़ने वाले बच्चे ही बनाते हैं। वैसे बच्चे जिनको जो है पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो तो न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं। तो मुझे विश्वास है कि जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो पढ़ने वाले लोग हैं, और आप यदि न्यूमेरिकल ही कल्याण हैं, देश के जितने भी एग्जाम होते हैं जो फिजिक्स से को रिलेटेड होते हैं, फिजिक्स से जुड़े होते हैं, उसमें आपको न्यूमेरिकल ही जो है रिजल्ट दिलवाएगी। चाहे वह नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, इवन एनडीए का एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो, नेवी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या कोई भी एसएससी वगैरह टाइप के भी छोटे छोटे जो मतलब जो है क्वेश्चन जहाँ पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको फिजिक्स से जुड़े हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल ही आपको रिजल्ट दिलवाएगी, और न्यूमेरिकल ही आपके लिए जो है कल्याणकारी होगा। इसलिए आप न्यूमेरिकल को बहुत बारीकी से देखेंगे। मैंने काफ़ी डिटेल्स में क्वेश्चन को रखने की कोशिश किया है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ करके जो है मैंने आपके जो है स्लाइड को काफ़ी जो है महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश किया। अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं काफ़ी डेप्थ में आपको ले चलूँगा, है ना। मैंने देखा है यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस को देखा है, और पता चला कि कोई भी लोग जो होते हैं इन सारी छोटे छोटे टॉपिक्स को जो टपा देता है, डायरेक्ट रख देता है सीधे, चार्ज क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है, कूलम्ब्स लॉ। तो मैं आपको जो है उस तरह से नहीं, मैं काफ़ी डिटेल्स में, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, दिल से जुड़िए, मैं भी आपके साथ दिल से जुड़ूंगा। तो आप ध्यान से देंगे कि हर क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, बार बार ट्राई करना है। थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत भी हो तो आप इस स्लाइड को जो है फिर से यानी कि बैक करेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर से उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमने जो है यानी दो स्फीयर था जिसका रेडियस r1 r2 था, दोनों पे चार्ज इक्वल दिया तो q1 q2 बराबर ही q मान लिए हैं। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो 1 रो 2 है। तो पहले हम लोग जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 को लेके चला है, और सिग्मा 1 का वैल्यू हम लोग q/4 पाई r1 स्क्वायर, और सिग्मा 2 का वैल्यू q/4 पाई r2 स्क्वायर। तो q से q कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर। ये देख रहे हैं कि ये नीचे है तो ये उलट जाएगा, r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर कर देंगे, r2 बाई r1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स r2 बाई r1 अगर हम लोग इधर लेते हैं r2 बाई r1 तो ये सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का पावर 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अब आइए हम लोग रो 1 रो 2 की बात करते हैं। तो अगर हम लोग रो 1 बाई रो 2 की अगर बात करें तो ये रो 1 बाई रो 2 कितना हो जाएगा मेरे बाबू, मेरे लाल ललियों बताएंगे कि रो 1 बाई रो 2 कितना हो जाएगा। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज तो क्यू ही है, और वॉल्यूम की बात करें तो ये 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r1 का क्यू होगा, 4/3 पाई r1 का क्यू, और ये हो जाएगा आपका क्यू आप 4/3 पाई
ये R2 का क्यू हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यू, यानी पहले की चार्ज बटा पहले की वॉल्यूम। तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, और फिर ये R1 R2 उलट जाएगा, ये R2 ऊपर चला जाएगा, ये R1 नीचे चला जाएगा। तो आप देखें ये R2/R1 हो गया, इसका पावर क्यू कॉमन हो जाएगा। आपने पहले ही R2/R1 निकाल के रखा हुआ है। R2/R1 कितना है बाबू मेरे, तो ये σ1/σ2 का पावर है 1/2, इसका होल पावर आ गया 3, यानी आप इसको लिख सकते हैं σ1/σ2 का पावर कितना, तो 3/2, और ये है आपका ρ1/ρ2। तो ρ1/ρ2 का वैल्यू कितना गया, σ1/σ2 के पावर 3/2। अगर मेरे को σ1/σ2 लेना होगा तो ये पावर उलट के लिख देंगे, यानी अगर मेरे को σ1/σ2 लेना हो तो ये हो जाएगा ρ1/ρ2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। मैंने इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया था, आप बारीकी से देखेंगे, मैंने इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया था कि σ1/σ2 बराबर कितना, जब चार्ज बराबर है तो सीधे ρ1/ρ2 के पावर 2/3, ρ1/ρ2 का रेशियो दिया, वैल्यू रख दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये बातें काफ़ी स्पष्ट क्लियर हो गई होगी। चल तो हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 को। करेंगे द बेल्ट ऑफ वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर, वान डी ग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने एक स्पेशल जनरेटर बनाया था जिसके द्वारा जो है हम लोग बहुत हाई वोल्टेज के डीसी जो है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि वान डी ग्राफ जनरेटर जो है उसमें एक बेल्ट लगा हुआ है जिसकी चौड़ाई जो है 50 सेंटीमीटर है। द बेल्ट ऑफ वान डी ग्राफ जनरेटर इज 50 सेंटीमीटर वाइड। कह रहे कि द बेल्ट इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। बेल्ट जो 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रही है। कह रहे इफ द बेल्ट इज डिपोजिटिंग चार्ज ऑन द स्फीयर एट द रेट ऑफ, यहां देखेंगे, ध्यान देंगे, 10⁻⁵ एम्पियर। वह बेल्ट जो है 10⁻⁵ एम्पियर के रेट से किसी स्फीयर को चार्ज डिपोजिट कर रहा है, यानी कि प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है। आपको बताना, देन कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द बेल्ट। तो बेल्ट पर आवेश घनत्व यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा। फिर से आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। वान डी ग्राफ ने एक जनरेटर बनाया जिसके में जो लगा हुआ रबर का बेल्ट है उसकी चौड़ाई कितना, 50 सेंटीमीटर। बेल्ट जो है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। सोचिए कि वो चार्ज को लेके चल रहा है और किसी को चार्ज को थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है, यानी किसी को चार्ज दे दे रहा है। तो चार्ज जो लेके कैरी करके जा रहा है वह किसी स्फीयर को चार्ज को थ्रो करता है, और वह प्रति 1 सेकेंड में इतना कूलम चार्ज यानी इतना एम्पियर जो है के रेट से चार्ज को किसी स्फीयर को दे रहा है। तो आपको बताना है कि उस बेल्ट पर जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा। हिंदी भाषी बच्चे जो होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन सुनेंगे बेहतरीन। एक वान डी ग्राफ जनरेटर है जिसके बेल्ट की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, लिख भी सकते हैं आप इसको। कर कि बेल्ट जो है 30 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, और बेल्ट जो है किसी गोले को 10⁻⁵ एम्पियर के रेट से चार्ज जो है आवेश को डिपोजिट कर रहा है, यानी कि प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है। तो बताना है कि बेल्ट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ बेल्ट की चौड़ाई कितनी है। तो बेल्ट की चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर। आप इसको चाहें तो मीटर में बदल सकते हैं, तो ये 1/2 मीटर हो जाएगा, यानी 100 से डिवाइड कर लेंगे। बेल्ट की स्पीड कितनी है बाबू मेरे, तो स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। और बेल्ट जो चार्ज को डिपोजिट कर रहा है, नहीं उसमें करंट कहले एक तरह से, तो करंट का वैल्यू कितना है, तो 10⁻⁵ एम्पियर। 10⁻⁵ एम्पियर के रेट से करंट को, और आपको निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर व्हाट। तो क्वेश्चन देख लेंगे, चौड़ाई इतना, स्पीड इतना, करंट जो है दिया इतना, और सिग्मा निकालना है। आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में बेल्ट जो है कितना लेंथ तक आगे बढ़ जाएगा। तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ें कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि लेंथ इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। हम लोग टाइम को 1 सेकेंड लेते हैं, टाइम को 1 सेकेंड, तो 30 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 सेकेंड।
तो ये हो जाएगा 30 मीटर, यानी 1 सेकंड में 30 मीटर आगे बढ़ेगा। तो 1 सेकंड में कितना एरिया का चार्ज जो है स्फीयर को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अगर उस स्फीयर यानी बेल्ट की एरिया निकाला जाए तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ का वैल्यू दिया 30 मीटर और ब्रेथ का वैल्यू दिया 1/2 मीटर, यानी कुल मिला के 15 मीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया का चार्ज जो है डिपॉजिट किया जाएगा। और 1 सेकंड में कितना चार्ज जो है डिपॉजिट किया जाता है ये भी आप समझेंगे। तो चार्ज इक्वल टू होता है करंट इंटू टाइम। करंट का वैल्यू दिया 10 के पावर -5 एम्पियर और टाइम का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1 सेकेंड। यानी कुल मिला के हम लोग देखें तो ये 10 के पावर -5 कूलम्ब ही होगा। एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलम्ब बोलते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग कूलम्ब बोलेंगे। तो क्यू हो गया, देखिए ए हो गया, यानी इतना एरिया का चार्ज जो है 1 सेकंड में इतना, यानी कि थ्रो किया इतना चार्ज जो है डिपॉजिट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज का वैल्यू 10 के पावर -5 कूलम और एरिया का वैल्यू 15 मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 100 कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करता हूँ, थोड़ा सा आप क्लीन करते हैं, आप इसको देखेंगे बारीकी से देखेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। आप इसको जो है बहुत बारीकी से देखेंगे। हम लोग इसको 100/15 कर ले रहे हैं और ये जो 10 के पावर -5 था उसको 10 के पावर -7 कर लेते हैं और बाकी यूनिट तो कूलम पर मीटर कर दिया करते हैं, रहने दीजिए। ये -7 करके यहाँ 100 लिख दिए हैं। आप 100 में जो है 15 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 6.66 आते जाएगा। तो 6.67 कर लेते हैं, आई इंटू 10⁻⁻7 कर लेते हैं और ये कूलम पर मीटर स्क्वायर कर लेते हैं। यही आपका हो जाएगा बेल्ट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी बेल्ट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी उसका वैल्यू इतना हो जाएगा। आप नोट कर लेंगे, एक बार बारीकी से देख लेंगे। फिर से देख लीजिए कि बेल्ट की चौड़ाई कितना है, 50 सेंटीमीटर, यानी 1/2 मीटर। बेल्ट जो है किस स्पीड से चल रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 30 मीटर। वह किस रेट से चार्ज को डिपॉजिट कर रहा है, तो 10⁻⁵ एम्पियर। और आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 सेकंड में बेल्ट कितना आगे बढ़ता है, उसकी लंबाई कितनी होगी। तो 30 मीटर, यानी कि स्पीड इंटू टाइम कर लें। अब बताइए तो कितना एरिया पर जो है कितना एरिया का चार्ज 1 सेकंड में डिपॉजिट किया जाएगा। तो एरिया निकाल लेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से आपका 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 1 सेकंड में कितना चार्ज डिपॉजिट किया जा रहा है, तो ये 10⁻⁵ कूलम। यही चार्ज जो है उस एरिया पे फैला हुआ था। तो अब हम बोलें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, तो चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज का वैल्यू दिया 10⁻⁵ कूलम और एरिया का वैल्यू 15 मीटर स्क्वायर। आप इसको थोड़ी सी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अपने अपने हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्या किया, इसको 100/15 इंटू 10⁻⁷ कर दिया, यानी -5 था तो -7 इंटू 100 कर दिया। अब 100 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 6.67 और 10⁻⁷ कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपको किसी बॉडी पर जो है चार्ज बताना है जिसका एरिया कितना है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है इफ इट हैज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज 5 स्टेट कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि ये सीजीएस में ही दिया है, तो चार्ज जो है 5 स्टेट पर, मतलब 5 स्टेट कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया इतना है। काफी इजी है। कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी, यानी किसी वस्तु पर आपको चार्ज बताना है जिसका एरिया कितना है, यानी क्षेत्रफल कितना है बाबू मेरे, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कोई वस्तु है जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इतना स्टेट कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि उस पर चार्ज कितना होगा। एरिया दिया हुआ इतना और संयोग से सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया 5 स्टेट कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको बताना है कि उस पर चार्ज कितना होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू मेरे। तो सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। आप इसको खुद से बनाएंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। आप इसको जो है कोशिश करें, बनाएं एक बार,
सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, और Q बाई ए तो आप इसका जो आंसर लाने की कोशिश करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू मेरे, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो Q का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा का वैल्यू दिया है आपका कितना, तो 5, और स्टेट कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए का वैल्यू दिया आपका 100, आइए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 5 इंटू 100 का मतलब हो जाएगा 500 स्टेट कूलम, 500 स्टेट कूलम। तो इस तरीके से उस बॉडी पर चार्ज जो होगी 500 स्टेट कूलम हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन की स्पीड ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा बहुत नहीं है। आप इसको क्वेश्चन को जो है ज़रूरत के हिसाब से 1 से 2 बार देखेंगे, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 18 देखते हैं। कैलकुलेट द चार्ज ऑफ एन आयरन पार्टिकल ऑफ मास 224 मिलीग्राम, mg बोले तो मिलीग्राम। कह रहा है क्या, इफ 0.01% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, 0.01% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। बात को समझना, बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑफ एन आयरन पार्टिकल ऑफ मास 224 मिलीग्राम, यानी कि एक आयरन पार्टिकल है जिसका मास कितना है बाबू मेरे, तो 224 मिलीग्राम है, और 224 मिलीग्राम में कितने चार्ज होंगे। कह रहे कि इफ 0.01% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, यदि उससे 0.01% इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन को समझेंगे कि यदि, देखिए क्वेश्चन बनाना बड़ी आसान काम होता है, टफ काम होता है उस क्वेश्चन में समझना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यानी गिवन जो वैल्यू है वो क्या है और उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है। इस बात को जब हम समझ जाते हैं तो सॉल्व करना बड़ी आसान काम हो जाता है। सॉल्व करने के लिए तो कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, उसका यूज करेंगे, थोड़ी बहुत बेसिक कैलकुलेशन आती है तो हमसे आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को बार बार रीडिंग लगाना ही सॉल्यूशन है। अगर आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो आप गिवन डेट सेलेक्ट कर पाएंगे, उसका रिक्वायर्ड वैल्यू सेलेक्ट कर पाएंगे कि क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। तो आप देखें, कह रहा है कि आयरन के एक पार्टिकल है जिसका मास 224 मिलीग्राम है, और उससे 0.01% इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं, तो उस पर कितना चार्ज होगा आपको बताना है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं कि गिवन मास कितना है बाबू मेरे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मास का वैल्यू दिया है 224 मिलीग्राम। बाबू मेरे इसको पहले हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्राम बोले तो 10 के पावर -3 ग्राम हो जाएगा। हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ मोल। सबसे पहले तो इसमें हम लोग निकालेंगे कि 224 मिलीग्राम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिसका 0.01% रिमूव किया जाता है। जैसे ही हमको टोटल इलेक्ट्रॉन मिलेगा इतना परसेंट उसका निकाल देंगे तो हमको पता चल जाए कि रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके बाद ई के मान से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा सबसे पहला टारगेट है कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसको पता लगाया जाए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ मोल एक टर्म होता है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है बाबू मेरे गिवन मास इन ग्राम, वाई होता है एटॉमिक वेट, यानी कि ग्राम अणुओं की संख्या जो होती है दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बटा एटॉमिक वेट होता है, ये भी ग्राम में ही लिया जाता है। और ये आयरन पार्टिकल दिया हुआ है, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो गिवन मास है वो 224 मिलीग्राम है। तो 224 मिलीग्राम को हम लोग जो है 224 मिलीग्राम को हम लोग ग्राम में अगर कन्वर्ट किए थे तो आया था बाबू मेरे 224 मिलीग्राम को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट किए थे तो 224 गुणे 10 के पावर -3 ग्राम आया था। और आयरन का एटॉमिक वेट होता है बाबू 56 ग्राम। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। 224 56 से डिवाइड करेंगे तो कुल मिला के हो गया ये 4 × 10⁻³
यानी 224 मिलीग्राम आयरन के टुकड़े में जो नंबर ऑफ मोल है यानी ग्राम अणुओं की संख्या वो कितनी होगी, तो 4 × 10⁻³ हो जाएगी। अब सुनिए, आप जानते हैं कि 1 ग्राम अणु में यानी 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 जो है एटम्स होते हैं। तो इतने एटम, इतने जो है यानी कि मोल में कितने होंगे, तो अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या अगर बात की जाए कि 224 मिलीग्राम में टोटल कितने एटम होंगे बाबू मेरे, तो हम जानते हैं कि 1 मोल में 6.022 यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो इतने मोल में कितने मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4 × 10⁻³ और 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो लगभग ये पॉइंट के बाद की वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम इसको 4 × 6 इंटू 10⁻23 प्लस में या माइनस में, तो इसको हम लोग 20 ही ले लेते हैं। तो कुल मिला के हो जाएगा कितना आपका, आप ध्यान देंगे कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका 6 × 4 बोले तो ये 24 इंटू 10⁻20 यानी इतने एटम्स हो जाएंगे। 224 मिलीग्राम में टोटल इतने एटम्स हैं आयरन के। ये भी पता हमको कि आयरन की एटॉमिक नंबर 26 होती है, यानी एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इतने एटम्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बाबू मेरे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप यहां देखेंगे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन थे, इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसको 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 इंटू 10⁻20 इंटू 26, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 624 आएगा इंटू 10⁻20 यानी 224 मिलीग्राम में आयरन के टुकड़े में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतना आप नोट करेंगे पहले थोड़ा सा कि 224 मिलीग्राम में, फिर से आप देख लें कि 200 मास दिया है आयरन का कितना 224 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कितना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन मास बाई एटॉमिक वेट, ग्राम में लिखना है इसको। तो गिवन मास है 224 मिलीग्राम यानी 224 × 10⁻³ ग्राम। एटॉमिक वेट आयरन के लिए होता है 56 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, ये 4 टाइम्स में कट गया, इतना हो गया। यानी 224 मिलीग्राम में टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं। एक मोल में जो है 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो इतने मोल में कितने एटम्स होंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट के बाद वैल्यू बहुत छोटी थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। तो ये 4 × 6 × 10⁻20 आ गया टोटल, यानी कि ये हो गया टोटल एटम की संख्या 224 मिलीग्राम में। 224 मिलीग्राम में टोटल इतने एटम हैं। एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप इसमें 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ गया। अब कह रहा है कि यहां तक विश्वास है कि आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब आपको बताना है कि एक यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं, बट जो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या तो इतना ही है, कुल इलेक्ट्रॉन का इतना % ही निकाला जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करता हूं, आप इसको देखेंगे थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो आप इसको देखेंगे कि टोटल कितने एटम्स जो है यानी कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं। अभी तो हमने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाला है,
कि इस 224 मिलीग्राम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम लोग निकालेंगे कि इसमें से जो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या कितनी है, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जो है निकाले गए हैं उसकी संख्या ढूंढना है बाबू मेरे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं ढूंढेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n मान लें, तो आपने देखा कि टोटल इलेक्ट्रॉन का कितना परसेंट निकाला जाता है बाबू मेरे, 0.01%। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं और इसका जो है 0.01% इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो आप ढूंढेंगे ये 624 इंटू 10⁻20 और ये 0.01 परसेंटेज मीन्स होता है 1/100। आज जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट इधर भर देंगे, यानी कुल मिला के 6 इंटू 624, ये 10 के पावर 4 होगा, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी ये 16 हो जाएगा। तो ये टोटल इतने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, यानी अब आपको n मिल गया और आपका फाइनल आंसर था कि टोटल चार्ज कितना होगा, Q बराबर व्हाट। तो हम लोग तो ये पढ़ ही चुके हैं कि Q इक्वल टू कितना बाबू मेरे, तो n इंटू ई, n का वैल्यू कितना, तो 624 इंटू 10⁻16, आई का वैल्यू 1.6, आई इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, विश्वास है कि आपसे बन जाएगा बहुत आसानी से। ये एक साथ रख लेंगे, आइए 10 के पावर -19 में से 16 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को जो है विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ी सी इजी क्वेश्चन आएंगी। यहाँ कह रहा है क्या कि कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए कप ऑफ वाटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, कप ऑफ वाटर माने एक कप पानी में कुल कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे। भाई मेरे अब समस्या है कि किसी का कप बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो किसका कप कंसीडर किया जाए, किसका कप लिया जाए। तो इसमें ना इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ता है, कुछ मान लेना पड़ता है। मान लीजिए कि एक कप जो पानी है उसका वैल्यू कुछ ना कुछ आप खुद से मान लीजिए। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि लेट, यानी कि जो एक कप वाटर है उसका जो मास है, एक कप वाटर का जो मास है वो 225 या 250 जो है मिलीग्राम मान लेते हैं, 250 मिलीग्राम मान लेते हैं, या 250 ग्राम भी मान लेते हैं। तो आपकी मर्जी है ग्राम में माने या मिलीग्राम में माने, जो भी हो। तो हम लोग मान लिए कि एक कप वाटर जो है उसमें 250 जो है, चलिए हम ग्राम ही मान लेते हैं इसको, 250 ग्राम जो है हम लोग इसको मान लेते हैं कि एक कप वाटर में, चूंकि कप जो है डिफाइंड नहीं है यहाँ पे कि किसका कप कितना बड़ा है, इसलिए हम लोग जो है अपने हिसाब से पहले हम लोग मान लेते हैं। यहाँ मेन थीम है कि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग मान लें कि एक कप वाटर में जो 250 ग्राम है वाटर, 250 ग्राम का जो है, यानी जो कप है 250 ग्राम वाटर को कैरी किया हुआ है। अब आपको बताना है कि 250 ग्राम में टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल, फिर से नंबर ऑफ मोल, हालांकि इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास, तो गिवन मास कितना है तो 250 ग्राम। और वाटर जो है उसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा, आप जानते हैं कि वाटर जो होता है H2O होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक वेट जो है 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है बट 2 है, तो ये 2 मिला के यानी कि कुल 18 हो जाएगा। तो ये 18 ग्राम हो जाएगा। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, आप उसको डिवाइड कर लेंगे जितना आ जाए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल 250/18। फिर आपको पता है कि एक मोल में यानी 6.022 × 10⁻23 जो है
मोलिकुल होते हैं या एटम होते हैं या आयंस होते हैं, तो इतने मोल में कितने मोलिकुल्स होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स की बात की जाए तो ये 250/18 आई इंटू एवोगाड्रो नंबर बोले तो यानी 6 × 10⁻23 6.022 होता है, बट हम लोग थोड़ा सा इजी करने के लिए इतना रख लिए हैं। आप इसको 3 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, तो कुल मिला के आपका आ जाएगा ये 250/3 × 10⁻23, ये हो गया नंबर ऑफ मोल। फिर आप जाने कि सॉरी नंबर ऑफ मोलिकुल हो गया। वाटर के एक मोलिकुल में टोटल जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं? तो बाबू मेरे ऑक्सीजन जो होता है इसके एक एटम में 8 पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन में 1 होता है, बट ये 2 है, तो कुल मिला के ये 2 यानी 10 हो जाएगा। तो वाटर के एक अणु में यानी वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक अणु में 10 जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इतने में टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा? तो लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स ही ले लीजिए, यानी कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी बाबू मेरे? कुल प्रोटॉन की संख्या की अगर बात की जाए तो कितनी होगी? तो ये 250/3 × 10 के पावर कितना? 250/3 × 10 के पावर यहां मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि ये 250/3 × 10 के पावर 23 × 10 हो जाएगा। एक में 10 तो इतने में इतना, तो ये कुल मिला के हो गया 250/3 × 10 के पावर 24, यानी ये हो गया n का वैल्यू। अब आपको चार्ज बताना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो Q = n × E का वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं 1 कप ऑफ वाटर देख करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सिमिलरली है, इसको आप लोग खुद से बनाए। कर कैलकुलेट द चार्ज ऑफ ए कॉपर पार्टिकल ऑफ मास 300 मिलीग्राम, यानी कॉपर पार्टिकल की मास कितना दिया हुआ बाबू मेरे? तो 300 मिलीग्राम बोले तो 10 के पावर -3 ग्राम। आप इसमें नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, जैसे ही नंबर ऑफ मोल मिलेगा उसको 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, यानी सॉरी टोटल एटम्स निकल जाएगा। और जैसे ही टोटल एटम्स निकलेगा, जो कॉपर होता है इस कॉपर की एटॉमिक नंबर 29 होती है, 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। और जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका 0.01% निकालेंगे तो नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और उसके बाद n निकलेगा और Q बराबर हो जाएगा आपका n × E। आप इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, और यदि दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं नेक्स्ट टाइम इसको बना दूंगा। आप देखिए कॉपर जो होता है, इसका कॉपर के लिए आपको एटॉमिक वेट जो है 63.5 यूज करना है, 63.5, यानी जब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो गिवन मास बाई एटॉमिक वेट जो लेते थे तो 63.5। जहां हम लोग आयरन वाले में 26 यूज करते थे वहां 29 यूज करना है, बाकी आपको 0.1 यूज करना है, ये बन जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी बिकम्स चार्ज देन इट्स मास इज, अब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए हैं। कह रहे कि जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो उसका मास क्या होता है? मास इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये जो है नॉन ऑफ दीज कह सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड होते हैं,
और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो अपना चार्ज और मास दोनों लेके जाते हैं, इसलिए उस बॉडी में मास की थोड़ी सी डिफिशियंसी होती है, उतनी डिफिशियंसी होती है जितने इलेक्ट्रॉन्स के मास होते हैं। जब भी कोई बॉडी जो है निगेटिव चार्ज होती है तो इस पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वो अपने चार्ज और मास दोनों के लेके आता है, तो उसके मास में उतना का ग्रोथ हो जाता है, उतनी वृद्धि हो जाती है, उतनी इंक्रीज कर जाती है जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी बिकम्स चार्ज देन इट्स मास, मतलब ये क्लियर ही नहीं किया कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। मीन्स ये बॉडी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब ये बॉडी पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब उसका मास डिक्रीज करेगा, और जब ये बॉडी नेगेटिव होगी तो उसका मास इंक्रीज करेगा। यानी यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है कि मास इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, यानी मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो मास इंक्रीज करेगा, बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो मास डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे। बॉडी अगर केवल चार्ज हो रही है, ये बात क्लियर नहीं किया है, ध्यान देंगे कि पॉजिटिव की नेगेटिव, तो उसका मास इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, यानी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इसलिए हम लोग के लिए ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा करेक्ट है। और ये नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिए कह रहा कि नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं बल्कि बाबू ये इंक्रीज करना माने वृद्धि होना और डिक्रीज करना मीन्स कमी होना। तो यह द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रही है तो हम लोग क्या लेते कि डिक्रीज करती है, नेगेटिव हो रही है तो इंक्रीज करती है, बट ये क्लियर नहीं किया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि चार्ज इज माने चार्ज है, चार्ज क्या है, ऑप्शन देख के ढूंढे। चार्ज क्या है, यानी आवेश होता है। ये कहता है कि कॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों होता है, और ये नॉन ऑफ दीज। तो मैंने तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इन सबको जानने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 फिर से एक बार सुनेंगे, बारीकी से सुनेंगे। हमने आपको बहुत बारीकी से बताया था कि चार्ज जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत होता है। चार्ज में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा अपने अस्तित्व को अलग अलग कायम रखते हैं, तो चार्ज डिसकंटिन्यूअस होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा करेक्ट है, चार्ज डिसकंटिन्यूअस होता है, चार्ज डिसकंटिन्यूअस होता है। आप कमेंट करके भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और कमेंट करके बताएं। कर फिर से चार्ज इज माने चार्ज है, चार्ज क्या है बाबू मेरे, ऑप्शन नंबर देखें। कह रहे कि चार्ज स्केलर होता है, यानी अदिश होता है, चार्ज वेक्टर होता है यानी सदिश होता है। एक कहता है कि चार्ज स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है, यानी अदिश और सदिश दोनों होता है। ये कहता है कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई सही नहीं है। हम लोग आपको प्रॉपर्टी जब चार्ज में ये बताए थे, एक प्रॉपर्टी ही लिखा गया था कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक अदिश राशि है। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ज़्यादा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 ज़्यादा करेक्ट है ना बाबू। आप कमेंट करके बताते रहेंगे कि कौन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और कमेंट करके बताइए। कह रहा कि 1 ESU इक्वल टू होता है कितना कूलम होता है, आप कमेंट करके बताएं। पहले आप देखें, कह रहा कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का वैल्यू कितना कूलम्ब होता है। आपके सामने ऑप्शन रखा गया है कि 3 × 10⁻9 कूलम्ब, यानी 3 × 10⁻−9 कूलम्ब, 1/3 × 10⁻9 कूलम्ब, या 1/3 × 10⁻−9 कूलम्ब। आप कमेंट करके जल्दी से ABCD टाइप करें और बताएं कि इनमें से कौन सही होगा, A सही होगा, B सही होगा, C सही होगा या D सही होगा। ठीक है, तो एक ESU ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1 ESU बराबर कितना कूलम्ब होता है। मुझे विश्वास है जो भी बच्चे लेक्चर नंबर 1 को बहुत बारीकी से देखे होंगे उनसे जरूर ये क्वेश्चन बनेगा कि 1 ESU इक्वल टू कितना कूलम्ब। मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ, हम लोग पढ़े थे कि 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। बट यहाँ दे दिया कि 1 ESU, तो ये तो नीचे जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/3 × 10⁹ कूलम्ब इक्वल टू हो जाएगा 1 ESU। यानी कुल मिला के अगर मैं ये बोलूँ कि ये हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम्ब बराबर 1 ESU। यानी 1 ESU का वैल्यू कितना होगा मेरे बाबू, 1 ESU का वैल्यू कितना, 1/3 × 10⁻⁹। आप ऑप्शन ढूंढें। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं
बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया भी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ डी जो है ज़्यादा करेक्ट है। 1/3 इंटू 10⁻⁹ 1/3 इंटू 10⁻⁹ जो है ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। फिर अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं, यानी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे, फिर से इसको आप कमेंट करके आंसर बताएंगे कि 1 EMU यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है कितने ESU के बराबर होती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है कितने ESU के बराबर होती है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का वैल्यू कितना जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि 3 इंटू 10⁻⁻10 ESU, 3 इंटू 10⁻+10, 1/3 इंटू 10⁻−10, 1/3 इंटू 10 जो है +10, यानी कि आपको ऑप्शन ढूंढ के बताना है। तो विश्वास है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, यानी कि इन सभी क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर डाउट है आप जरूर लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, फिर आप इसको लेक्चर नंबर 2 को दोबारा देखेंगे, और मुझे विश्वास है कि 100% जो है मैं अपने काम में सक्सेस रहूँगा और आपको ये बातें बहुत क्लियर स्पष्टली समझ में आएगी। तो आप ढूंढेंगे इसमें, देखेंगे बाबू मेरे कि हम लोग पढ़े थे 1 EMU, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, 1 EMU, इसका वैल्यू होता था 10 कूलम। 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम। और फिर हम लोग पढ़े थे कि 10 कूलम, एक कूलम का वैल्यू 3 इंटू 10⁹ ESU। और कुल मिला के ESU की अगर बात हम लोग कर दें, ESU की अगर बात कर दें तो ये 3 इंटू 10⁻10 ESU हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि शायद आप जो है आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे, और यहाँ मिला ले आप आंसर नंबर जो है, यानी कि बी नंबर ज़्यादा सही है, बी नंबर जो है ज़्यादा करेक्ट है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उस थ्योरी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी बताया। मैंने बहुत सारे यूट्यूब्स का वीडियो देखा है, लेकिन इन सबको जो है बहुत कम ही लोग वैल्यू देता है। सीधे चार्ज क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है, और एक डायरेक्ट कूलम्स लॉ पे चले जाते हैं। बट इतना बारीकी से मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में जो है, काफ़ी डेप्थ में, एकदम जो है गहराई में चल के जो है छोटी छोटी बातों को भी आपके सामने रख रहा हूँ। आप इन छोटी छोटी बातों को केयर करेंगे, क्योंकि दौर बदल रहा है, कंपटीशन बदल रहा है, और इस दौर में देश की जिस रेट से आबादी बढ़ रही है, इसमें कंपटीशन जिस लेवल से बढ़ रहा है, बाबू मेरे आपको हर एक छोटी बात पे ध्यान देना पड़ेगा यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं। यदि आप इस देश में अपना एक अव्वल दर्जे की जो है जगह बनाना चाहते हैं, तो आपको हर छोटी से छोटी सिलेबस की बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको जगह मिलेगी मेरे बाबू, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और जो भी व्यक्ति संयम और समझदारी के साथ हमेशा जो है पढ़ाई पर ध्यान देगा, इधर उधर के बातों में नहीं फंस करके जो है अपने आप को हमेशा जो है अपडेट रखेगा, समय आएगा जरूर आप जगह पकड़ लेंगे। तो फिर देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने आपको चार्ज पढ़ाया है, चार्ज के बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ाया है। चार्ज जैसे कि चार्ज कितने प्रकार का होता है, चार्ज का मिनिमम वैल्यू क्या होता है। मिनिमम वैल्यू से मेरे को एक बात याद पड़ा है कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो है क्वार्क के बारे में बताया था, और उसमें थोड़ी सी एरर हो गई थी, तो आप उस गलतियों पे ध्यान नहीं देंगे। चूंकि फर्स्ट लेक्चर होता है तो सबके जो है थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, और मेरे साथ भी हो सकता है। मैंने भी पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं दिया और मैंने डायरेक्ट जो है उसको बोल दिया। बाबू मेरे प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जो है तोड़ा जाता है क्वार्क में, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में, बट इलेक्ट्रॉन आज तक डिवाइड नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है ब्रेकेबल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन को क्वार्क में नहीं तोड़ा जाता है। तो इस बात को आप जो है ध्यान देंगे। प्रोटॉन में अप क्वार्क और डाउन क्वार्क रहता है, उसको विशेष जानकारी के लिए आप जरूर उसको देख लेंगे। बट इलेक्ट्रॉन को किसी भी क्वार्क में, किसी भी फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन ब्रेकेबल नहीं है। मैं फिर से फोकस करके कह दूं कि इलेक्ट्रॉन ब्रेकेबल नहीं है, ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है क्वार्क में तोड़ा जाता है। तो चलिए आप उस बात को जो है, जो भी उसमें एरर हुई होगी आप उसको भूल जाएंगे, और जो है इलेक्ट्रॉन को जो है तोड़ेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। आइए आपके लिए होमवर्क क्या है बाबू मेरे, देखेंगे व्हाट इज चार्ज।
आवेश क्या है? बोलिए, कमेंट करके बताइए, क्या आपने ये डिफिनीशन पढ़ा कि नहीं कि चार्ज किसे कहते हैं? इवन जो है कह रहा कि एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आपको चार्ज के प्रॉपर्टीज को लिखना है। आप पढ़े थे कि नहीं चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, कब अट्रैक्ट करता है, कब रिपेल करता है, चार्ज कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है या मैग्नेटिक फील्ड बनाता है या एनर्जी रिलीज करता है या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ऐसी सारी बातें आप, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो यूनिफॉर्म अगर मोशन में है और फ्री स्पेस में चल रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या क्या क्रिएट करता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटेड या डी एक्सेलेरेटेड मोशन में होता है तो क्या क्या क्रिएट करता है। इन सारी बातों पर आप फिर से जो है ध्यान देंगे और उसकी जो है फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे, सबको जो बड़ी डिटेल्स में बताया गया है, उन्हीं बातों को आप अरेंज करके लिख देंगे, ये प्रॉपर्टी जब चार्ज हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप जरूर अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि थोड़ी सी वेट करने की जरूरत है, आपको इन सारे क्वेश्चन के पीडीएफ भी मिलेंगे, सॉल्यूशन भी मिलेंगे, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप जो है आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कितने स्टेट बोर्ड्स, मैंने इंडिया के बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के जो है क्वेश्चन देखा है, इवन सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ये काफी क्वेश्चन जो चर्चे में रहता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है। बोलिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का ही एक पार्ट हुआ। बस आपको इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना है और इसको जो बारीकी से देखना है, यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं मेरे बाबू, इसको जरूर आप क्वेश्चन में तैयार कर लेंगे, ताकि जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आपको फेयर से रिवीजन करना आसान कम हो, या जरूरत के हिसाब से आप वीडियो को भी बार बार रिव्यू करके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए आप एक बार पढ़िए, इसको स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए क्वेश्चन का, आप इसको पढ़िए एक बार। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज चार्ज डेंसिटी। बोलिए क्या हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइए यस और नो में। अगर पढ़े हैं तो क्या आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि नहीं, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी। फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन लीनियर चार्ज डेंसिटी। बोलिए मेरे बाबू, क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी का आप डिफाइन कर सकते हैं, उसके यूनिट को लिख सकते हैं, उसके डायमेंशन को लिख सकते हैं, उसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते हैं तो लेक्चर नंबर 1 से कंटेंट में जाएं, देखें उसको। सरफेस चार्ज डेंसिटी, बोलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आप जानते हैं कि नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं। सरफेस चार्ज डेंसिटी में आप जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं, उसका यूनिट लिख सकते हैं कि नहीं, उसका डायमेंशन लिख सकते हैं कि नहीं, उस पर क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं। यदि नहीं तो फिर आप फर्स्ट लेक्चर्स को जरूर देखें। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यही तो क्वेश्चन पूछता है, क्या मजेदार क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाता है यार। कैसे आप लोगों को भारी लगता है, जब आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे ना मेरे बाबू, तो कभी भारी नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई तो और मजेदार है, आप एक बात अगर कभी डाउट भी हुआ तो फिर दूसरी बार उसको रिव्यू करके देख लो, कुछ दिन बीत गया तो आप तीसरी बार देख लो, और इस रूल को आप फॉलो करोगे तो यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाए जाते हैं चार्ज और चार्ज डेंसिटी से, तो ये क्वेश्चन पर्याप्त हैं कि आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसको जो है ढंग से एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है। तो हमारी बातें जो है यहीं पे खत्म होती है, ये सेकेंड लेक्चर जो यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के साथ। मुझे विश्वास है कि आपको ये भी लेक्चर बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों से जितना संभव हो सकता है उतना इसके बारे में बताएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ दिल से जुड़िए, और दिल से जुड़ने का तरीका यही है कि आप मेरे वीडियो को जो कंटिन्यूअस देखिए और अपने दोस्तों के साथ जुड़िए। जब थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन बढ़ती है, लाइक बढ़ता है, तो टीचर का जो है मेंटलिटी जो है
सातवें आसमान पे चला जाता है। टीचर भी और दिल से काम करने लगता है, जिससे आपकी भी भला होती है और आपकी वजह से मेरा भी भला होती है। तो आप सोचिए आपको मेरा भला करना है या नहीं। तो फिर हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद।